मटेरियलिटी मटेरियलिटी मटेरियलिटी, ये वर्ड तुम सुन सुन के थक जाओगे ऑडिट में। और जितना प्यारा इसका मतलब है, जितना इसकी रेलिवेंस है, मैं बोलता हूँ सर ऑडिट में किसी की उतनी रेलिवेंस नहीं है जितनी इस वर्ड की रेलिवेंस है, मटेरियलिटी। सब कुछ इस पर निर्भर है भाड़ा, सब कुछ इस पर निर्भर है। और मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, इतना प्रैक्टिकल टॉपिक है जिसकी लिमिट ही नहीं है। हमारा इंस्टीट्यूट तो आज भी आउटडेटेड स्टाइल के क्वेश्चन पूछता है, इस पर डायरेक्ट स्टाइल के क्वेश्चन पूछता है। एसीसी लेवल के जब मैं पढ़ाता हूँ वहां पे आता है मटेरियलिटी के कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन, जजमेंट वाले क्वेश्चन। आपको इंस्टीट्यूट ने सेम चीज थियोरी में दे दी, बोला हमारा सीए का बच्चा तो थियोरी पढ़ेगा, ठीक है, पर वो थियोरी पढ़ने के लिए हम बिल्कुल इसको प्रैक्टिकल एंगल से समझ लेंगे, ताकि आपको ऐसा फील होगा सर ये क्या है, ये क्या है, ये थियोरी है, ठीक है, ये तो कुछ भी नहीं है। तो कॉन्सेप्ट इसका समझना पड़ेगा, अदरवाइज तो स्टैंडर्ड फिर तुम्हें लगेगा सर ये क्या है। समझ रहे हो? कॉन्सेप्ट समझ लिया तो लगेगा ये क्या है, कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो बोलोगे ये क्या है, ऐसा कुछ फील आएगा तुम्हें। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ सर, तो मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए बिल्कुल अपनी स्टाइल में। देखो राजा, मिसस्टेटमेंट, हमको पता है कि ऑडिटर पूरी ऑडिट में मिसस्टेटमेंट ढूंढता रहता है। सुनना मेरी बात को ध्यान से, ऑडिटर पूरी ऑडिट में मिसस्टेटमेंट ढूंढता रहता है, बट है ना, एक मिसस्टेटमेंट ढूंढने से काम खत्म नहीं होता। ऑडिटर जब मॉडिफिकेशन की तरफ जाता है ना, तो वो ये सोचता है कि सर ये मिसस्टेटमेंट मटेरियल है क्या, ये मिसस्टेटमेंट मटेरियल है क्या। ऑडिटर उसके बेसिस पे मॉडिफिकेशन की तरफ सोचता है। अब आप सोचोगे सर मिसस्टेटमेंट मटेरियल है क्या, ऑडिटर कैसे सोचता है, कैसे डिसाइड करता है? मेरी बात को सुनो ना, बहुत सारी बातें करेंगे, पहले बेसिक डेफिनेशन, पहले बेसिक ओवरव्यू की बात करते हैं। ऑडिटर मिसस्टेटमेंट को मटेरियल तब मानता है जब उसके अकॉर्डिंग यूजर का डिसीजन इन्फ्लुएंस हो सके। अभी एक बेसिक सी बात करते सर, रिलायंस जैसी बड़ी एंटिटी में 1 लाख रुपए का कोई मिसस्टेटमेंट हो भी गया तो यूजर बोलेगा अरे क्या कर रहे हो सर, 1 लाख का मिसस्टेटमेंट बता रहे हो, शर्म नहीं आ रही आपको? ठीक है, आप समझ रहे हो? मतलब वहां पे शायद वो 1 लाख रुपए फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना? हाँ सर। तो यहाँ पे सिंपल बेसिक कहानी होती है कि मिसस्टेटमेंट आपका मटेरियल तब होता है जब वो यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सके। एक वर्ड मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इफ द इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट, हम इसका मतलब अभी देखेंगे, बट आपको बेसिक बात समझी। ऑडिटर के एंगल से ऑडिटर क्या बोलेगा कि यार ये मिसस्टेटमेंट मटेरियल कब है, जब वो यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सके। अब ऑब्वियसली सर ऑडिटर कुछ ना कुछ कैलकुलेशन यहाँ पे करेगा। हाँ, ठीक है। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल वाला कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो क्या कहानी होती है, आप जब प्लानिंग करते हो ना, आप ऑडिट की प्लानिंग करते हो ना, तो आप है ना बिजनेस के नेचर को समझ लेते हो, एंटिटी की पूरी अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग ले लेते हो, और आप प्लानिंग स्टेज पे ही मटेरियलिटी को डिटरमाइन करते हो। मटेरियलिटी डिटर्मिनेशन कौन से स्टेज पे हो जाता है? सर प्लानिंग स्टेज पे हो जाता है। सर कैसे होता है, मेरी बात को सुनना। ऑडिटर क्या करता है, एक बेंचमार्क लेता है, एक बेंचमार्क लेता है, और ऑडिटर उस पे कुछ लगाता है परसेंटेज, और वो आपका मटेरियलिटी का अमाउंट निकल के आ जाता है। सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है। सर बेंचमार्क मतलब, मैंने कहा बेंचमार्क कौन सा होता है ये सुनो। बेंचमार्क कैन बी प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले सकता है, रेवेन्यू ले सकता है, टोटल एसेट ले सकता है, ठीक है। ये फिगर लेगा और इस पे क्या लगा देगा राजा, एक परसेंटेज लगा देगा, ठीक है। हाँ सर, मैं एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करो ऑडिटर ने रेवेन्यू को बेंचमार्क लिया, लेट्स से 100 करोड़ का रेवेन्यू है, 100 करोड़ का रेवेन्यू है भाई, इस 100 करोड़ पे भी अभी मैं बातें करूंगा, ठीक है। 100 करोड़ का रेवेन्यू है, उस पे लेट्स से मैं बोलता हूं 5% लगा दिया, ठीक है। कितना आया? 5 करोड़। सर ये परसेंटेज कैसे चूज करना है? मैंने कहा प्रोफेशनल जजमेंट, प्रोफेशनल जजमेंट, ऑडिटर अपना प्रोफेशनल जजमेंट लगाता है, ठीक है।
मेरे पास में इस पे बातें करने को बहुत कुछ हो सकती थी, बट नहीं जाना उस पे भी। ठीक है, सीए फाइनल में जाएंगे। हाँ, अभी सुनो ना। 100 करोड़ ऑडिटर ने रेवेन्यू बेंचमार्क लिया था। रेवेन्यू का फिगर है 100 करोड़ का। उस पे परसेंटेज लगाया, ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट लेगा। इट कैन बी 10%, इट कैन बी 1%, ऑडिटर अपना प्रोफेशनल जजमेंट लेगा। इसके बेसिस पे क्या आया भाई, 5 करोड़ का एक अमाउंट निकल के आ गया। सर इस 5 करोड़ को क्या बोलते हो आप? ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियलिटी लेवल अमाउंट। ये बात समझे क्या? हाँ सर। अब इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि 5 करोड़ के ऊपर अगर स्टेटमेंट है तो वो मटेरियल है, और 5 करोड़ के नीचे अगर स्टेटमेंट है इममटेरियल है। जितनी मैं बात करूँगा ना उतनी समझना, फिर मैं थोड़ी थोड़ी बातें मसाला जोड़ता जाऊंगा। ठीक है, उसका लोड मत लेना, पर जितनी मैं बात अभी करूँ उतने पे स्टिक रखना। मैं तुम्हारे दिमाग को पूरा खोल दूंगा, बहुत सारी बातें करने को है। ठीक है, मैंने क्या बोला सर? 5 करोड़ का मिसस्टेटमेंट, इन्होंने एक मटेरियलिटी लेवल निकाल दिया। 5 करोड़ के ऊपर अगर मिसस्टेटमेंट हुआ, इंडिविजुअली प्लस एग्रीगेट समझेगे, इंडिविजुअली प्लस एग्रीगेट का कॉन्सेप्ट समझेगे, तो सर आप क्या बोलेंगे? मिसस्टेटमेंट मटेरियल है, अदरवाइज इममटेरियल है। ये बात समझे क्या? हाँ सर, और मैं आपको एक चीज़ बोल देता हूँ, मटेरियल मिसस्टेटमेंट से ही मॉडिफिकेशन की तरफ जाते हो। अगर मिसस्टेटमेंट मटेरियल नहीं होगा ना, आप मॉडिफिकेशन की तरफ नहीं जाते हो। हमेशा अपन मिसस्टेटमेंट के साथ में मटेरियल मिसस्टेटमेंट इसलिए बोलते हैं। मेरे को ध्यान है, हम एक ऑडिट कर रहे थे। एंटिटी का नाम तो छोड़ो, मैं क्या लूँ अभी। ठीक है, इंसॉल्वेंसी की कगार पर ही है शायद, या इंसॉल्वेंट हो गई होगी। ठीक है। सो बॉम्बे में थे, बहुत बड़ा ग्रुप था। आज की डेट में तो वो इतना बड़ा ग्रुप है नहीं, इंसॉल्वेंसी की कगार पर ही है। तो मेरे मैनेजर ने मेरे को बोला कि आर्टिकलशिप, स्टार्टिंग स्टार्टिंग ऑफ द आर्टिकलशिप, सीए इंटर थियोरी, मटीरियलिटी, रट रटा के चले गए। मैनेजर साहब बोलते हैं कि इसकी मटेरियलिटी है ना, 70 लाख रुपए निकाल रखी है अपन ने, तो उसके हिसाब से उसको ध्यान में रखते हुए ऑडिट करनी है अपन को। मैंने कहा ओके सर। मनी मन बात करी है। मटेरियलिटी निकलती भी है क्या? सी इंटर में तो थियरी दे रखा है। क्या बताऊँ, क्या बताऊँ मैं तुम्हें? ठीक है। तो भाई तुम्हें ऐसा कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि जो थियरी तुम्हें दे रखा है ना, वो तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो काम हो जाएगा। तो प्लानिंग स्टेज पे मटेरियलिटी निकलती है। हाँ सर, हमें ये बात समझी। प्लानिंग स्टेज पे मटेरियलिटी निकलती है, कैसे निकालते हैं सर? एक बेंचमार्क सेलेक्ट करते हैं, उस बेंचमार्क पे कुछ परसेंटेज लगाएंगे। सर ये बेंचमार्क सेलेक्ट करना, परसेंटेज लगाना ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट होगा, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। हाँ ठीक है सर, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। मटेरियलिटी का लेवल निकल गया, दैट इज योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल मटेरियलिटी बेसिकली। हमारे केस में हमने 5 करोड़ का एग्जाम्पल लिया था। सर ये 5% की जगह 1% अगर ऑडिटर लेता तो 1 करोड़ रुपए की मटेरियलिटी आ जाती। क्या ये बात आपको क्लियर है? हाँ सर, इतनी बात हमको क्लियर है। अब सुनो ना, सुनना मेरी बात को। क्या क्या चीजें पॉइंटर्स निकल के आ रहे हैं? एक इंडिविजुअल प्लस एग्रीगेट का कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, जो डिस्कस करना पेंडिंग हो गया। अब आपको एक चीज बोलूं, आपने अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की मटेरियलिटी निकाली ना, मैं आपके साथ में अभी थोड़ी सी देर में परफॉर्मेंस मटेरियलिटी डिस्कस करूंगा, जिसका कॉन्सेप्ट में मजा आ जाएगा आपको। ये दोनों लिंक हो जाएगा, ये दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ होएगा। फिर मैं आपको एक तीसरी लेवल की मटेरियलिटी निकालू करके बताऊंगा, असर्शन लेवल की मटेरियलिटी। ठीक है सर। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मटेरियलिटी में रिवीजन हो सकता है क्या? हाँ सर, बिल्कुल हो सकता है, देखेंगे। और फिफ्थ टॉपिक अपन पढ़ेंगे, डॉक्यूमेंटेशन। इसके अलावा भी टॉपिक है क्या? बिल्कुल है, बट ये 5 टॉपिक अपन कनेक्ट करके बिल्कुल पढ़ेंगे। बहुत सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। हाँ, और एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा, मटेरियलिटी में हम साइज भी देखते हैं और नेचर ऑफ मिसट्रीटमेंट भी देखते हैं। सारी बातें यहाँ पर अपन करेंगे। ठीक है, अभी तक आपको क्या प्रोसेस करा आपने कि सर मटेरियलिटी ऑडिटर प्लानिंग स्टेज पे निकालता है, प्लानिंग स्टेज पे ही मटेरियलिटी निकल जाती है। मेरे एक बार मटेरियलिटी निकल गई, उसके बेसिस पे आपकी ऑडिट चलती रहती है। हाँ सर, ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर का फोकस एरिया क्या रहता है कि यार मिसस्टेटमेंट मटेरियल कब है? जब यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, आइदर इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट।
तो ऑडिटर सबसे पहले प्लानिंग स्टेज में ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की मटेरियलिटी निकालता है। सर कैसे निकालेगा? एक बेंचमार्क को सेलेक्ट करेगा, उस पर कुछ परसेंटेज लगाएगा, अमाउंट निकल के आ जाएगा। अब तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर ये बेंचमार्क को कैसे चूज करना है, सर ये परसेंटेज को कैसे चूज करना है? ऑब्वियसली सर ऑडिटर इज टेकिंग सम प्रोफेशनल जजमेंट, राइट सर। तो ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट लेगा तो सपने में थोड़ी ना आएगा चलो आज रेवेन्यू को बेंचमार्क लेते हैं, ऐसा थोड़ी ना होगा, ऐसा थोड़ी ना होगा राजा। ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर क्या करेगा सर? कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करेगा, और वो फैक्टर्स कौन और ऑडिटर को बताएगा? ऐसे 320 जो हमारा डिस्कशन अब स्टार्ट होगा। आपको बात समझी क्या? क्या ये बात आपको समझी? हाँ सर। तो स्टार्ट करते हैं अपना मटेरियलिटी का थियोरेटिकल डिस्कशन थोड़ा सा। अभी आपको बहुत इजी लगेगा क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट पहले ही पढ़ लिया है। ऐसे 320 मटेरियलिटी, ठीक है। ऐसे 320 मटेरियलिटी में सबसे पहले बेसिक चीज, हम मटेरियलिटी क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट क्या पकड़ना है कि सर मिसस्टेटमेंट, सर ये मिसस्टेटमेंट यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है क्या? तो मिसस्टेटमेंट विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड मटेरियल अगर वो इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट कुड इन्फ्लुएंस यूजर डिसीजन। इंडिविजुअल प्लस एग्रीगेट का कॉन्सेप्ट अभी लिंक होएगा, डोंट वरी, ठीक है सर। मिसस्टेटमेंट इंक्लूडिंग ओमिशन, सपोज करो एंटिटी कोई एंट्री करना भूल गई, दैट इज अगेन मिसस्टेटमेंट, ठीक है सर। हाँ, अब है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट। सर हेडिंग एक बार पढ़ो और आप मुझे बताओ सर ये कॉन्सेप्ट आपको खुद से पता है क्या? आपको ये कॉन्सेप्ट पता है क्या? एक बार यहां तक पढ़ लो ना। क्या ये सारी बातें तुम्हें पता है क्या जो थ्योरी में लिखी हुई है? 2 मिनट है तुम्हारे पास में, करो। कौन सी मटेरियलिटी की बात हो रही है? सर पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल की। इसके लिए ऑडिटर क्या करता है? एक बेंचमार्क यूज करता है, उसके बेसिस पे मटेरियलिटी डिटरमाइन करता है। हाँ सर, तो इन्होंने क्या लिखा, कितना प्यारा लिखा। सर डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी इन्वॉल्व्स प्रोफेशनल जजमेंट। सर ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि सर बेंचमार्क चूज करना अगेन सर ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट पे डिसाइड होगा। सर बेंचमार्क पे परसेंटेज लगाना भी सर ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट पे डिसाइड होगा। क्या ये बात आपको क्लियर है? सो डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी इन्वॉल्व्स प्रोफेशनल जजमेंट, राइट सर, एंड परसेंटेज इज अप्लाइड टू चूज एन बेंचमार्क एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। सर यही है क्या पॉइंट? हमने भी वही करा था क्या? हमने रेवेन्यू को बेंचमार्क लिया था, उस पर परसेंटेज लगा दिया था, हमारा काम हो गया था। हाँ, तो इन्होंने भी तो यही बोला कि सर मटेरियलिटी को डिटरमाइन करना इट इज़ अ प्रोफेशनल जजमेंट। और ऑडिटर क्या करता है सर? चूजन बेंचमार्क पे परसेंटेज लगाता है। अब बेंचमार्क कौन कौन से हो सकते हैं सर? प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो सकता है सर, रेवेन्यू हो सकता है, जीपी हो सकता है, टोटल इक्विटी हो सकता है, नेट एसेट वैल्यू हो सकता है सर, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। हाँ सर, अभी मैं तुम्हें एक सिनेरियो बोलता हूँ। जनरली क्या होता है, जो प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी होती है ना, प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज, वहां पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरली बेंचमार्क चूज कर लिया जाता है। सर स्टार्टअप में क्या होगा? स्टार्टअप में क्या होगा? स्टार्टअप तो लॉस मेकिंग होती है। तो स्टार्टअप में क्या होता है? रेवेन्यू एक एरिया होता है जहां पे बहुत ज्यादा फोकस करा जाता है। तो वहां पे ऑडिटर क्या करेगा? रेवेन्यू को बेंचमार्क ले लेता है। आप बात को समझ रहे हो? सर क्यों? क्योंकि वो रेवेन्यू सबसे इंपॉर्टेंट एरिया होता है ना यूजर के लिए। हाँ, तो डिपेंड करता है, अलग अलग एंटिटी के नेचर पे डिपेंड करता है, पर हाँ बेसिक सी बातों को ध्यान में रखोगे तो सर जो प्रॉफिटेबल कंपनी होगी शायद वहां पे पीबीटी ले लेंगे, जो स्टार्टअप वाली कंपनी है वहां पे रेवेन्यू ले लेंगे। हाँ सर, क्लैरिटी है। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। इस पे इंस्टीट्यूट 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट बेंचमार्क। मतलब ऑडिटर हैज टू चूज एप्रोप्रिएट बेंचमार्क, ही हैज टू टेक सम प्रोफेशनल जजमेंट, while taking professional judgment he has to consider certain factors। ये सारे फैक्टर्स वही दे रखे हैं सर, बहुत ईजी है, मान के चलना सर, बहुत ईजी फैक्टर्स है। क्या? पहला फैक्टर है एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक असेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, इक्विटी। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ सर इन्हीं में से तो ऑडिटर बेंचमार्क चूज करता है? तो ऑडिटर विल कंसिडर असेट की पोजीशन क्या है, लाइबिलिटी क्या है, इनकम, एक्सपेंस, इक्विटी, ये सब ऑडिटर कंसिडर करता है। फिर ऑडिटर दूसरा एंगल देखता है कि सर क्या यूजर के लिए कोई स्पेसिफिक आइटम बहुत ज्यादा फोकस के लिए है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें ध्यान है सर, स्टार्टअप कंपनी में रेवेन्यू विल बी द मोस्ट फोकस एरिया,
अरे वो शार्क टैंक वाले इंडिया सबसे पहले क्या पूछते कितने का रेवेन्यू है, क्योंकि उनको पता है सर पैसा तो कमाते नहीं है स्टार्टअप वाले खुद ही, वो शार्क खुद के बिजनेस में प्रॉफिट नहीं आ रखा है उनके, है ना। तो वेदर एनी आइटम विच रिक्वायर स्पेशल अटेंशन ऑफ यूजर, एग्जांपल रेवेन्यू इन केस ऑफ स्टार्टअप। ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट ले रहा है, ही इज कंसिडरिंग सर्टेन फैक्टर। पहले उसने एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे, असेट लायबिलिटी इक्विटी इनकम एक्सपेंस, फिर उसने देखा कि यार कोई ऐसा स्पेसिफिक आइटम है क्या जिस पे यूजर का फोकस बहुत ज़्यादा जाता है। बेस्ट एग्जांपल मैंने क्या दिया, रेवेन्यू इन केस ऑफ स्टार्टअप एंटिटीज। हाँ सर। देन ऑडिटर क्या देखता है, भाई एंटिटी का नेचर क्या है, सर्विस इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, एंटिटी की लाइफ साइकिल क्या है, इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन विच इट ऑपरेट्स, ये सारी चीज़ें भी ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग करता है। आपको याद है सर, ये सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग ऐसे 315 में स्टार्टिंग ऑफ द ऑडिट में ही हो जाती है, क्योंकि बिजनेस को तुम समझे बिना तो ऑडिट ही नहीं कर सकते। हाँ सर। एंटिटी की ओनरशिप एंड वे इट इज़ फाइनेंस, ये एक और फैक्टर होता है, मतलब कुल मिला के वही सारी पॉइंट्स दे रखे, बिजनेस को समझो, बिजनेस के फाइनेंशियल्स को देखता है ऑडिटर। और सर फिफ्थ पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट, रिलेटिव वोलेटिलिटी ऑफ द बेंचमार्क। अब कॉन्सेप्ट को सुनना सर, रिलेटिव वोलेटिलिटी ऑफ द बेंचमार्क मतलब क्या। आपने स्टॉक मार्केट देखा है सर, स्टॉक मार्केट में आपने सुना होगा सर बहुत मार्केट वोलेटाइल था, वोलेटाइल मतलब पेंडुलम की तरह इधर उधर होना। ठीक है, अभी आप ऐसा बेंचमार्क चूज करोगे ना जो ज्यादा वोलेटाइल होगा या कम वोलेटाइल होगा, सोच के देखो सर, कम वोलेटाइल होगा। सपोज करो राजा, तुमने रेवेन्यू का बेंचमार्क लिया, 100 करोड़ का रेवेन्यू था, उस पर आपने परसेंटेज लगाया, पता पड़ रहा है वो अगले साल रेवेन्यू 100 करोड़ की जगह 3,000 करोड़ हो गया। 3,000 तो शायद मैंने ज्यादा ही बोल दिया, 100 करोड़ की जगह सपोज करो 250 करोड़ हो गया, तो आपका मटेरियलिटी कितना चेंज हो जाएगा यार, साल ऑन साल। ठीक है सब। तो बात क्या होती है कि बेंचमार्क ऐसा चूज करने की कोशिश करता है ऑडिटर जो ज्यादा वोलेटाइल नहीं है। तो ज्यादा वोलेटाइल होगा तो मटेरियलिटी बार बार चेंज करनी पड़ सकती है। आपको बात समझ में आती है क्या, रिवीजन इन मटेरियलिटी का टॉपिक मैं पढ़ा हुआ ना, तो आपको लिंक करूँगा, ये टॉपिक कनेक्ट करूँगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या, ऑडिटर्स कुछ फैक्टर कंसीडर कर रहा है, देन ही इज डिसाइडिंग यार ये बेंचमार्क ले लेते हैं, ये पीजे ये प्रोफेशनल जजमेंट के बेसिस पे परसेंटेज लगा देते हैं। सर कौन कौन से, एक बार बोलो ना राजा। ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा, एलिमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, असेट लायबिलिटी इक्विटी इनकम एक्सपेंस। तो उस पर देखेगा यार कोई पर्टिकुलर आइटम का यूजर पे स्पेशल फोकस है क्या, यूजर का स्पेशल फोकस है क्या। फॉर एग्जांपल स्टार्टअप में रेवेन्यू सबसे बढ़िया एग्जांपल हो गया, एंटिटी का नेचर क्या है, लाइफ साइकिल क्या है, इंडस्ट्री इन्वायरमेंट क्या है, कैसे एंटिटी फाइनेंस होती है, एंटिटी की ओनरशिप क्या है, रिलेटिव वोलेटिलिटी ऑफ द बेंचमार्क। आपको ये बात समझी क्या, क्या ये कॉन्सेप्ट समझा। हाँ सर। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना, यहाँ पे एक छोटा सा नोट है, फॉर प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी पीबीटी कैन बी टेकन बेंचमार्क। बात करी थी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बेंचमार्क ले सकते हैं सर, बट व्हाट इफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज वेरी वोलेटाइल। कभी तो एंटिटी लॉस में चल जाती है, लॉस में तो छोड़ो, कभी एंटिटी प्रॉफिट कमाती है, कभी एंटिटी डबल प्रॉफिट कमाती है, कभी ट्रिपल कमाती है, कभी कमाती बहुत नेग्लिजिबल है। तो सर इन दिस केस पीबीटी सीम्स टू बी वोलेटाइल, आप प्रेफर ही नहीं करोगे। आप क्या करोगे, इफ पीबीटी इज वोलेटाइल चूज अनदर बेंचमार्क। क्या ये बात आपको समझ में आती है, क्या ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। हाँ सर। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, सुनना मेरी बात को ध्यान से। सर हमने ना ये रेवेन्यू, आपको ध्यान है हमने ये रेवेन्यू का फिगर लिया था 100 करोड़ का। अब आपके माइंड में एक बार ये नहीं आया कि सर ये 100 करोड़ का फिगर कौन सा लेना है, सर ये क्या प्रायर ईयर का लेना है, ले सकते हो। सर ये करंट ईयर का लेना है, पर करंट ईयर में तो सर स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ऑडिट हो जाती है, प्लानिंग कर लेते हैं। तो क्या करता है ऑडिटर, सपोज करो Q1 का फिगर उसको पता है, इसको प्रोजेक्शन कर देगा, या बजटेड डेटा को ले लेगा, बजटेड रेवेन्यू कितना है। और बताओ एक और चीज क्या होती है, सपोज करो ड्यूरिंग द ईयर कोई सिग्निफिकेंट एडजस्टमेंट हुआ है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से डीमर्जर हुआ है एंटिटी का, तो अगर डीमर्जर हुआ है एंटिटी का तो इस एडजस्टमेंट को करते हुए फिगर को लिया जाता है। क्या ये बात आपको समझ में आती है, मतलब सपोज करो एक डिपार्टमेंट ही पूरा डीमर्ज हो गया, तो फिर आप रेवेन्यू के फिगर को एडजस्ट करके मटेरियलिटी को कैलकुलेट करोगे।
पॉइंट इसके लिए तो ये बेंचमार्क हो गया आपका। बेंचमार्क चूज करने के लिए आपने कुछ फैक्टर्स को देखा, राइट सर, उस पे परसेंटेज लगा दोगे, आपकी मटेरियलिटी निकल गई। हाँ सर, और ये जो रेवेन्यू का जो फिगर है ना सर, ये कौन सा होता है, इसके लिए भी इंस्टीट्यूट ने बहुत प्यारी बात बोली, इसको रीड करते हैं सर। इट कैन बी प्रायर पीरियड फाइनेंशियल रिजल्ट। पीरियड टू डेट फाइनेंशियल रिजल्ट मतलब क्या, करंट ईयर के जो काम हुआ है और उसके बेसिस पे आप उसको फोरकास्ट कर लो, एंड बजट और फोरकास्ट फॉर करंट ईयर। और अगर सर कुछ करंट ईयर में कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए तो उसका एडजस्टमेंट कर लो, एडजस्ट फॉर सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द एंटिटी। क्या आपको राजा पूरा टॉपिक क्लियर है क्या? पूरा टॉपिक आपको क्लियर है क्या? ये बहुत ही अच्छा टॉपिक अपन ने कवर करा है, ठीक है। आई होप आपको मेरे हिसाब से क्लियर होगा, ठीक है। आओ इसका एक छोटा सा क्वेश्चन तुम्हें करवाता हूँ। हम्म गिविंग यू 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 1 करो, रिक्वायरमेंट सबसे पहले पढ़ना, उसके बाद में आगे बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 1, पहले इंस्टीट्यूट ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता था, आजकल इंस्टीट्यूट उसी चीज को केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, आपको पता है ये बात। करा? डन। हाँ, सुनो ना, कैलन रिटेल लिमिटेड, मैं ये वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा, मैं नीचे का पढ़ रहा हूँ। एज पर द गिवन केस व्हाट फैक्टर शुड द ऑडिटर कंसीडर व्हेन सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट बेंचमार्क फॉर मटेरियलिटी। आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आना चाहिए, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन है, बट फिर भी इसका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, तो हमारा रूल क्या कहता है, हम पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। Kellen Retail Limited is preparing its annual financial statement and auditor are tasked with determining materiality। एक चीज बताओ ना राजा, मटीरियलिटी डिटरमाइन कब करते हो? आफ्टर, जब ऑडिट क्लोज हो रही होती है सर, ये प्लानिंग स्टेज में ही कर लेते हैं। द कंपनी हैज यूज्ड रेवेन्यू एज अ बेंचमार्क, ठीक है, एज इट इज अ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। हाउएवर, Kellen Retail has recently opened new store and closed underperforming one, which should significantly affect both revenue and profitability. As per the given case, what factor should the auditor consider when selecting the most appropriate benchmark for the materiality? अब आप बेंचमार्क के लिए सर कुछ फैक्टर्स को बताओगे, हाँ कि सर ये फैक्टर्स कंसीडर करने चाहिए, तो वो 5 फैक्टर्स बता दो। फिर आप ये बता देना सर, इस बेंचमार्क के बेसिस पे हम परसेंटेज लगा देंगे ऑडिटर, उससे मटेरियलिटी का अमाउंट निकल जाएगा। हाँ, और साथ के साथ में सर व्हाट यू विल एक्सप्लेन, सर यू विल एक्सप्लेन कि सर ये जो डेटा होता है ना, ये प्रायर पीरियड का भी हो सकता है, ये करंट ईयर का भी हो सकता है, और एनी अदर सिग्निफिकेंट चेंजेस उससे रिलेटेड भी एडजस्टमेंट हो सकता है। और यहाँ पे ऑडिटर को यही करना है कि अगर सिग्निफिकेंट एडजस्टमेंट, सिग्निफिकेंट रेवेन्यू में चेंजेस हो रहे, प्रॉफिटेबिलिटी में चेंज हो रहे, तो ऑडिटर को अपना प्रोफेशनल जजमेंट लेना पड़ेगा यहाँ पे। क्या ये बात आपको समझ में आती है? हाँ सर, तो अपन ने क्या करा है, सारी चीज़ें वही एक्सप्लेन यहाँ पे करी है। क्या ये बात आपको क्लियर है? हाँ सर, डन। तो एक छोटा सा क्वेश्चन इसका अपन ने देख लिया। अब आओ मेरे साथ में, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सुनना मेरी बात को। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ऑफ परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। सुनना, क्या कॉन्सेप्ट है? इट इज जनरली टेकन एज 50% और 75% ऑफ ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल मटेरियलिटी।
मैं पूरा तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लो। काम तो इसका छोटा सा है पर कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, अपने आई से स्टडी मटेरियल में तो 4 लाइनें दे रखी है, पर वो 4 लाइनें समझने के लिए कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। सर क्या मैंने क्या बोला? सर ऑडिटर क्या करता है, ओवरऑल मटेरियलिटी लेवल निकालता है और उसका सर 50% या 75% वो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी मान लेता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियलिटी लेवल एट 10 लाख। तो ऑडिटर ने सपोज करो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी कैलकुलेट कर लिया 5 लाख, 50% ऑफ 10 लाख। सर ये जरूरी है कि सर 50% ही ले, 75% ही ले? ऑब्वियसली सर, ऑडिटर कैन टेक प्रोफेशनल जजमेंट, वो 60% भी ले सकता है, 65% भी ले सकता है। पर प्रैक्टिकली ये एक ब्रॉड रेंज होती है। आपको बात समझी क्या? हाँ सर, 50% परफॉर्मेंस मटेरियलिटी ले ली, 5 लाख। इतना कॉन्सेप्ट समझे? हाँ। अब सुनना, बहुत ध्यान से सुनना कॉन्सेप्ट को, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। हम बेसिक्स क्या समझे अभी तक कि सर 10 लाख के ऊपर अमाउंट आपका मटेरियल था और 5 लाख के नीचे अमाउंट आपका इममटेरियल था। सर ये हमने बातें करी थी स्टार्टिंग ऑफ द डिस्कशन। ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की मटेरियलिटी निकाली, 10 लाख के ऊपर मटेरियल, 10 लाख के नीचे इममटेरियल। हाँ, बट प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम को समझो। सपोज करो आपको एक मिसस्टेटमेंट मिला 3 लाख का, एक मिसस्टेटमेंट मिला 4 लाख का, एक मिसस्टेटमेंट मिला 3.5 लाख का। ठीक है सर, दे आर इंडिविजुअली नॉट मटेरियल, ये बात मानते हो नहीं मानते हो? इंडिविजुअली सर मटेरियल नहीं लग रहे, क्योंकि सर वो 10 लाख के नीचे है। बट मैं इनका एग्रीगेट करूं, मैं इनका एग्रीगेट करूं, कितना हो रहा है? 10.5। मैं इनका एग्रीगेट करूं तो कितना हो रहा है राजा? 10.5। हाँ सर। ठीक है, आपको ऐसा फील हुआ क्या, आपको ऐसा फील हुआ क्या कि सर, सर ये तो गड़बड़ हो रही है? हाँ, ये तो एग्रीगेट करेगी तो मटेरियल हो गया। हाँ, अब मैं इस एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, थोड़ा सा मोल्ड करता हूँ कॉन्सेप्ट को पकड़ने के लिए। इसको मैं, रुको, मैं दूसरा एग्जांपल भी लेता हूँ। M1 5.5 लाख, M2 5.2 लाख। सर अगेन अगर मैं इंडिविजुअली बात करूँ तो ऑडिटर क्या बोलेगा? सर ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के हिसाब से तो सर दैट इज नॉट मटेरियल। बट अगर मैं इनका एग्रीगेट कर दूं तो सर ये 10.7 लाख हो जाता है और ये मटेरियल हो गया राजा। क्या करा तुमने, इनको इग्नोर कैसे कर दिया? अब समझा तुम इंडिविजुअल प्लस एग्रीगेट का कॉन्सेप्ट? हाँ, ऑडिटर को ये समस्या थोड़ी दिख रही है सर, ये समस्या खतरनाक है, ये समस्या खतरनाक है सर, ये समस्या बहुत खतरनाक है। मैंने कहा ऑडिटर मेरी बात को सुन, पिक्चर में लेके आ एक परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को। ठीक है सर, 5 लाख का परफॉर्मेंस मटेरियलिटी निकाला हमने। ठीक है, अब क्या कहानी हुई सर? ट्रीट दिस एज मटेरियलिटी लेवल नाउ। हमने क्या करा सर, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की एक लोअर लेवल ऑफ मटेरियलिटी निकाल दी। अब सुनो ना, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ सर ऑडिटर के लिए ये जितने भी मिसस्टेटमेंट थे अब वो आज की डेट में वो मटेरियल हो गए? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? हाँ सर। तो सर ये 5.5 लाख और 5.2 लाख कंसीडर्ड हो गए, प्रॉब्लम इनकी सॉल्व हो गई, ऑडिटर इनको मटेरियल कंसीडर कर लेगा? हाँ सर। हाँ, सुनो ना, सुनना बहुत ध्यान से सुनना सर, बातें समझ में आएगी। ऑडिटर को टेंशन क्या है सर? ऑडिटर को टेंशन एक्चुअल में क्या है सर? अनडिटेक्टेड प्लस अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट
कुछ मिसस्टेटमेंट अनडिटेक्टेड हो सकते हैं, कुछ मिसस्टेटमेंट अनकरेक्टेड रह सकते हैं। इनका जब एग्रीगेट करेंगे ना, तो ये ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की मटेरियलिटी को क्रॉस कर जाएगी। ऑडिटर को यही तो टेंशन हुई। हाँ, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की मटेरियलिटी को क्रॉस कर जाएगी, यही तो दिखाओ उसको यार। ये 5 लाख 5.2 इनको मैं ऐड कर रहा हूं तो ये ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की मटेरियलिटी को क्रॉस कर रहे हैं। हाँ, तो ऑडिटर ने क्या करा सर, एक पीएम निकाल लिया, लोअर लेवल ऑफ मटेरियलिटी निकाल दी, ताकि सर ये जो प्रोबेबिलिटी है ना सर, ये प्रोबेबिलिटी रिड्यूस हो जाए, प्रोबेबिलिटी रिड्यूस हो जाए। मतलब सर कहानी सिंपल सी ये है कि ऑडिटर को सबसे बड़ी टेंशन क्या थी कि, सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से, ही हैज डिटरमाइंड 10 लाख एज ओवरऑल मटेरियलिटी लेवल। नाउ कंसिडरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट, ऑडिटर को ये टेंशन है सर, अनडिटेक्टेड अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट का जब टोटल करते हैं ना सर, वो 10 लाख को ब्रीच कर जाएगा। इसलिए उसने क्या करा सर, एक लोअर लेवल ऑफ मटेरियलिटी कर दी, ताकि उसकी रिस्क को सर कम हुए, कि ऐसा नहीं हो कि सर इंपॉर्टेंट मिस स्टेटमेंट को सर वो इग्नोर कर दे, जैसे वो तुम्हें इग्नोर करती है। हाँ सर, हाँ अभी मेरी बात को सुनो ना सर। ये हुआ क्या इससे फायदा कि सर 5 लाख से 10 लाख के स्टेटमेंट जिनको तुम बिल्कुल इग्नोर करके चल रहे थे, नाउ यू आर कंसिडरिंग देम। मतलब तुम्हारी ऑडिट रिस्क रिड्यूस हुई है नहीं हुई है? तुम गलत ओपिनियन देने से बच रहे हो नहीं बच रहे हो? हाँ सर, हम थोड़ा बेटर फील कर रहे हैं सर, हमें खुशी हो रही है सर, कामनेस आ रही है हमारे ऑडिट करते समय। मेरी बात को सुनना, प्रोबेबिलिटी रिड्यूस हो रही है, 100% प्रोबेबिलिटी खत्म नहीं हो रही है सर। रीजन बिंग देखो ना, ये 3 लाख 4 लाख 3 लाख इसको क्रॉस करके 10.5 हो रहा है। पर अभी क्या हुआ सर, अभी चीजें बेटर क्या हो रही है सर, अभी चीजें हमारे एंड पे थोड़ी सी कम हो गई है। मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत रिड्यूस हो गई है कि सर कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट आपसे इग्नोर हो जाए। यू कैन नॉट रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू जीरो, ये बात मान के चलो सर। आप ऑडिट रिस्क को कभी भी जीरो नहीं कर सकते हो, बट आपने प्रोबेबिलिटी तो कम कर दी सर। हाँ, अभी एक चीज मैं आपको बोलूं, अभी तुम ये एग्जाम्पल में थोड़ा सा अगर मॉडिफिकेशन करो ना, तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट और बढ़िया बनेगा। सपोज करिए 3 लाख और 4 लाख थे, ठीक है, तुमने इनको इग्नोर कर दिया था कि ये सर ये 5 लाख के नीचे है। आज अगर मैं इनका एग्रीगेट भी कर दूं, आज मैं इनका एग्रीगेट भी कर दूं, तो क्या ये 10 लाख के नीचे ही है? हाँ सर, और तुम्हें एक्चुअल में तकलीफ क्या थी कि सर ये 10 लाख के ऊपर नहीं जाने चाहिए? समझ रहे हो क्या सर? तुम्हें एक्चुअल में तकलीफ क्या थी राजा, कि सर ये 10 लाख के ऊपर नहीं जाने चाहिए, और उसमें तो तुम सक्सेस हो गए ना। बात को समझे क्या? आई एम स्टिल नॉट सेइंग कि सर प्रोबेबिलिटी पूरी बिल्कुल श्योर हो जाओगे तुम, बट तुमने अपनी ऑडिट रिस्क तो रिड्यूस कर ली इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, अपनी चेकिंग को बढ़ा दिया। हाँ सर, और मेरे साथ में परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की डेफिनेशन पढ़ोगे, तुम्हें मजा आ जाएगा, माहौल बन जाएगा। मेरी बात को सुनना, इधर देखो, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट आप देखना, बहुत ध्यान से देखना सर। आपको लगेगा सर इंग्लिश जो मैंने बोला है ना, वो बस इंस्टीट्यूट ने उसको इंग्लिश में लिखा है। उस इंग्लिश को समझने के लिए अपन को इतनी रामायण करनी पड़ी है। अदरवाइज ठीक है, मेरे लिए तो बड़ा ईजी था, बहुत ईजी था, इसको 2 मिनट में निकाल देता, कोई बड़ी बात नहीं थी। पर मज़ा नहीं आता ना, वो फील नहीं आता। ऑडिट पढ़ रहे हो यार तुम। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी सुनना, अमाउंट सेट बाय द ऑडिटर एट लेस देन मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। मतलब सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मटेरियलिटी अपने क्वेश्चन में कितनी थी? 10 लाख की। पीएम कितनी निकाली थी? 5 लाख की। क्या लिखा हुआ है? अमाउंट सेट बाय ऑडिटर एट लेस देन मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। सर ये कार्यक्रम क्यों करा था? क्योंकि सर वो एग्रीगेट करते हैं ना, तो मटेरियलिटी को क्रॉस कर जाते सर। उससे बचने के लिए देखो यही लिखा है क्या, टू रिड्यूस टू एन एक्सेप्ट अप्रोप्रिएट लो लेवल प्रोबेबिलिटी, क्या, अनडिटेक्टेड प्लस अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट एक्सीड मटेरियलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। राजा 10 लाख वाली लिमिट को क्रॉस नहीं कर जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी रिड्यूस करने के लिए ये सब काम कर रहे हो तुम। दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, ठीक है। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी में ऑल्सो भी कैलकुलेटेड फॉर असर्शन, इस लाइन का मतलब आगे जाके समझ में आएगा। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी सेट एट लोअर देन ओवरऑल मटेरियलिटी, ये बात आपको पता है सर। इसके पीछे रीजन क्या है? ताकि ऑडिटर अपनी रिस्क को रिड्यूस कर सके, दैट ऑडिटर विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई मिसस्टेटमेंट दैट आर मटेरियल व्हेन एडेड टुगेदर।
कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, जब तुम उनको टुगेदर कर दोगे, जब तुम उनको जोड़ दोगे, वो मटेरियलिटी को ब्रीच कर जाएगी, ऑडिटर ऐसे स्टेटमेंट को इग्नोर ना कर दे। इन सब चीजों के लिए तुम क्या कर रहे हो सर? पीएम को वैल्यू दे रहे हो, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को वैल्यू दे रहे हो। कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड हुआ क्या भाई? क्या आपका कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? हाँ सर। मैं क्या बोलता हूँ राजा, मैं क्या राजा बोलता हूँ, एक बार परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को ढंग से पूरा समझ ले। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, एक बार इसको पूरा ढंग से पढ़ लो। अब मैं चाहता हूँ सर इसकी इंग्लिश तुम पढ़ो। सीए में है यार, इंग्लिश तो समझ ही सकता है, और इतना ईजी लैंग्वेज में इंग्लिश कर दी है तुम्हारे लिए। सेम अपने नोट्स में देखोगे, सेम चीज़ लिखी हुई है। बट हैंड रिटन नोट्स का जलवा यही तो है कि सर पढ़ने में ईजी बड़ा हो जाता है। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से क्लोज करो इसको।